हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है, अच्छी खबर है भाई पेटीएम के लिए। आरबीआई ने उनकी जो डेडलाइन है वो 15 दिन से बढ़ा दी है। इसका मतलब ये है जो पेटीएम और एक्सिस बैंक की जो पार्टनरशिप होने वाली है तब तक वो सेटल डाउन हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि पेटीएम चलेगा, जो क्यूआर कोड्स है, साउंड बॉक्स है, जितनी मशीन है वो सारी की सारी चलेगी। और शायद यही वन ऑफ द रीजन था आज पेटीएम के शेयर्स बढ़ते हुए भी हमको दिखाई दिए। साथ में एक अच्छी खबर और निकल के आई है, फेवा का कोई भी वॉयलेशन नहीं पाया गया है। 50 लाख अकाउंट्स को एग्जामिन किया है ईडी ने और उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखाई दी है। तो क्या ये अच्छा टाइम है पेटीएम में इन्वेस्ट करने का या फिर नहीं? क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखोगे फिनटेक का भी बुरा हाल चल रहा है। अभी आरबीआई ने जो लेंडिंग एप्स है, क्रेड हो गया, भारत पे हो गया, जो P2P के ऊपर खेल रही है, जहां पर मैं आपको लोन दे सकता हूँ, आप मुझे लोन दे सकते हो, वो वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन बिठा दी है। उनका कहना है यहाँ पर भी केवाईसी के इशू आ रहे हैं। अब फेमा वैल्यूएशन नहीं निकला है और आरबीआई ने डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया। दैट डजंट मीन कि भाई पेटीएम के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं कि भाई एक पैन से 1000 अकाउंट चल रहे हैं, वो वाले सही हो गए। प्रॉब्लम तो अभी भी है। अब बायजूस के लिए भी अच्छी खबर आ रही है कि बायजूस भी पैसे रेस कर रहे हैं। तो उन्होंने भी रिसेंटली बोला था कि हम $200 मिलियन रेस कर रहे हैं। तो वो जो पैसा रेस कर रहे हैं राइट इश्यूज की फॉर्म में वो रेस कर रहे हैं और कहा जा रहा है ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया है। 220 से $250 मिलियन तक के कमिटमेंट्स आ गए हैं। कहा जा रहा है फरवरी के एंड तक ये सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा। हाँ, वैल्यूएशन देखा जाए तो बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से घटी है, 99% वैल्यूएशन। साथ में अगर इन्वेस्टर्स की बात मान के चले तो उनका कहना है कि बायजूस ने अपने जो सेलिंग एजेंट्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा लोन दे रखा है, तकरीबन 1400 करोड़ का। साथ में जो उनके सेल्स एजेंट है उनकी कमीशन अभी तक फंसी पड़ी है 300 करोड़ तक की। उनका कहना है बायजूस सब कुछ सही जा रहा था बट मैनेजमेंट फेलियर है, उसकी वजह से सब कुछ हुआ है, फलाना ढमकाना। बाकी मुझे लगता है कि जब चीजें गिर रही होती है ना उस टाइम पे ना पॉइंट आउट करना चीजें आसान हो जाती है। सबके सब उगते सूरज को सलाम तो करते ही है। अगली खबर सोनी इंडिया की है, तो वो और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा है इंडिया के अंदर। अभी रिसेंटली उन्होंने जी के साथ में मर्जर को तोड़ दिया बट अभी कहा जा रहा है कि वो और अपॉर्चुनिटीज देखेगा। लेट्स सी किस लेवल पे अपॉर्चुनिटी देखी जाती है, क्या मर्जर्स किए जाते हैं या नए चैनल्स, नए कोलैबोरेशन, नया कंटेंट प्रोड्यूस किया जाता है। बाकी देखा जाए तो सोनी लिव ना बहुत अंडररेटेड ओटीटी प्लेटफॉर्म है मेरे हिसाब से। नंबर ऑफ सीरीज कम आती है बट जब आती है तो बहुत अच्छी आती है। स्कैम की बात कर लो, महारानी की बात कर लो, अभी रिसेंटली मैंने चमक देखा हुए मजा आ जाएगा। मतलब ना, चमकीला एक बहुत पुराने सिंगर थे, उनके ऊपर एक मूवी बन रही है, उससे पहले उन्होंने वेब सीरीज निकाल दी। क्या स्ट्रैटेजी है! स्कैम की मूवी आ रही थी, उससे पहले इन्होंने स्कैम वाली सीरीज निकाल दी। अब मेरे को नहीं पता कितने लोगों ने वो चमकीला देखी होगी। देखना, अगर आप म्यूजिक लवर हो ना तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। और कोई ये चीज स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं पहले कह रहा हूँ। अगर आपके पास ओटीटी सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आपको पता है कहाँ से देखना होता है। अगली खबर ब्लिंकिट की है, तो ब्लिंकिट अब अमेजॉन फ्लिपकार्ट से compete करने का प्लान कर रहा है। ब्लिंकिट अपना D2C मार्केट प्लेस बनाने का प्लान कर रहा है। बाकी मैंने देखा है जोमेटो अपने खुद के प्रोडक्ट्स भी निकाल रहा है। पनीर वनीर तो हमने अभी रिसेंटली देखा था ऑर्डर करके। तो मुझे लगता है प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाना है तो आपके पास प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है, आप अपने खुद के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। बट क्या यहाँ पर भी अमेजोन वाला प्रॉब्लम आएगा? क्योंकि अमेजोन ने भी एक प्लेटफॉर्म बनाया, उसके बाद उन्होंने अमेजोन बेसिक्स करके ब्रांड निकाला। उनके पास में सारा डेटा था, उनको सब पता था कि भाई किस कैटेगरी में किस प्राइस रेंज के ऊपर क्या बिकता है, और उन्होंने उसी प्राइस रेंज के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स निकालने शुरू कर दिए। इनफैक्ट उससे सस्ते निकालने शुरू कर दिए। तो अमेजोन बेसिक्स ने बहुत ज्यादा मार्केट खराब करी। फिर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के चक्कर में उनको रोकना पड़ गया, दबना पड़ गया। बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के चक्कर में उनको रुकना पड़ गया। पर बाकी मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। तो जोमेटो भी अगर इसी राह पे चलेगा तो क्या उसको भी रोका जाएगा, या फिर वो इंडियन कंपनी है, इंडिया के अंदर काम कर रही है, नहीं रोका जाएगा? अब बात करते हैं आईटी इंडस्ट्री की। तो आईटी इंडस्ट्री जो अपनी सर्विस एक्सपोर्ट है उसको फ्लैट रिपोर्ट कर सकती है। कहा जा रहा है 4% की ग्रोथ भी नहीं आएगी फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। 3.8% टू बी प्रिसाइज ग्रोथ एक्सपीरियंस करी जा सकती है। बाकी हम देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से फायरिंग भी बहुत ज्यादा चल रही है आईटी के अंदर, और साथ में सैलरी पैकेजेस को भी घटाया जा रहा है। 40,000 के आसपास एम्प्लॉयज निकाले गए हैं। जिन लोगों को 1 करोड़ रुपए सालाना का पैकेज था उनको 30 से 40% सैलरियां घटा दी गई है। और इसका बहुत बड़ा रीजन था कोविड। कोविड में दबा की फंडिंग आई है, दबा की कंपनियों ने हायरिंग करी है,
और दबा के सब कुछ हुआ है। और यहाँ पे मैं क्रिटिसाइज भी करूंगा जो IT प्रोफेशनल्स है, उन्होंने भी इस चीज को पूरा मिसयूज किया है। जहाँ पे ज्यादा पैसे मिल रहे थे, 3 महीने के लिए स्विच मारना पड़ रहा था, उन्होंने मारा है। बट सिंपल सी बात, जो चीज बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करती है ना, वो कहीं ना कहीं बैकफायर करती है। तो यहाँ पे बैकफायर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक जगह पे AI आ रहा है जिसकी वजह से जो टेक की टीम थी वो रिलेटिवली छोटी होती चली जाएगी आने वाले टाइम में। दूसरी साइड पे अभी जो फंडिंग क्रंच चल रहा है, इसके चक्कर में भी हमको ये प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है लंबे टाइम तक। और ये खाली इंडिया की बात नहीं है, ग्लोबली बात है। मार्क जकरबर्ग से भी पूछा गया ले ऑफ्स के बारे में, तो उन्होंने भी यही पॉइंट रखा, यार कोविड-19 के चक्कर में जो डिमांड बढ़ी थी ई-कॉमर्स वगैरह की, सोचा था बहुत कुछ बढ़ेगा, बट उतनी नहीं बढ़ी। इनफैक्ट कोविड के बाद में लोग ऑफलाइन फिर से स्विच होने लग गए, तो इसी चक्कर में दबा के फायरिंग दिखाई दे रही है। और देखा जाए तो यही पूरा रीजन है जो अक्रॉस वर्टिकल्स हमको फायरिंग दिखाई दे रही है। अगली खबर स्पाइस जेट की है। तो स्पाइस जेट और ईज माई ट्रिप के जो CEO है, उनकी जो कंपनी है BZB एयरवेज, वो गो फर्स्ट एयरलाइन को खरीदने के लिए बिड कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजिक हो जाएगा ना। CEO की एक और दूसरी कंपनी है जो ईज माई ट्रिप का पार्ट नहीं है। ईज माई ट्रिप जो सबसे बड़ा प्रोवाइडर है फ्लाइट का, तो कहीं ना कहीं वहां पर आपके प्रोडक्ट्स आराम से तेजी से बिक पाएंगे। तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी अगर देखा जाए तो। बाकी प्रशांत पिट्टी जो है, जो ईज माई ट्रिप के फाउंडर है, उनके साथ में मैंने फाउंडर बिल्डर किया था। अब उसको देखना, मजा आएगा देखने में। पूरी जर्नी बताई थी किस तरीके से बूट स्ट्रैपिंग में ये IPO निकाला गया। अगली खबर ओप्पो और वीवो इंडिया की है। तो वो इंडिया के अंदर डिक्सन और कार्बन के साथ में पार्टनरशिप कर रहे हैं अपने मोबाइल फोन्स बनाने के लिए। बेसिकली BBK का जितना भी मोबाइल का बनाने का मैन्युफैक्चरिंग का डिवीजन होने वाला है, वो कई पार्टनर किया जा रहा है। रीजन ये है, जो PLI स्कीम है उसके अंदर इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको ज्यादा फायदा मिल रहा है। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है, जो PLI स्कीम है ना, वो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को मिल रही है, ये इनको चाइनीज वालों को नहीं मिल रही है। इस चक्कर में ये लूप होल शायद ढूंढ रहे हैं। अगर देखा जाए, वीवो और रियलमी के फोन कार्बन के प्लांट में बन रहे हैं अभी से ही, और डिक्सन टेक्नोलॉजी फाइनल स्टेजेस के ऊपर है, वो ओप्पो और वीवो के फोन बनाएगा। बाकी अगर हम चाइना की बात करके चले तो भाई चाइना का बैंड बज रहा है। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करके चले, 80% नीचे है। 30 साल में सबसे नीचे नंबर के ऊपर पहुंच गए। और इसके बड़े रीजन क्या है? पहली चीज, जो अभी रिसेंटली क्रैकडाउन किया था गवर्नमेंट ने, अलग अलग रेगुलेशन ला के वहां के सारे बिजनेस को दबाने की कोशिश करी। साथ में जो US से पंगा हो रहा है, जो सैंक्शंस लगे हैं, वो भी वन ऑफ द रीजन हो सकता है। और बाकी एक रीजन ये भी है, ग्लोबल फंडिंग सूखी पड़ी है। अभी के टाइम पे इन्वेस्टर्स को जहां पे ग्रोथ ज्यादा दिखाई दे रही है वहां इन्वेस्ट करेंगे ना। तो चाइना में अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं दे रही है। बाकी ग्रोथ की बात करके चले तो अडानी एयरपोर्ट है, वो एक्सपेंड कर रहा है अपने आप को। बेसिकली अडानी ग्रुप ना एयरपोर्ट के अंदर और अडानी ग्रीन के अंदर अपने आप को बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहा है। अभी कहा जा रहा है $2.6 बिलियन वो रेज कर सकते हैं सॉवरेन फंड से, मिडल ईस्ट वाले, जहां पे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए वो पैसा रेज किया जाएगा। अडानी ग्रुप ने कुछ टाइम पहले ही बताया था कि उनका प्लान है $7.52 बिलियन इन्वेस्ट करना महाराष्ट्र और तेलंगाना के अंदर आने वाले 10 सालों के अंदर। तो शायद ये उसी का वन ऑफ द प्लान हो सकता है। अगली खबर जेफ बेजोस की है। तो जेफ बेजोस ने 12 मिलियन शेयर्स बेच दिए। ओवरऑल अगर हम बात करके चले तो $6 बिलियन के शेयर्स वो बेच चुके हैं एक हफ्ते के अंदर अंदर। और इसका रीजन अभी तक क्लियर नहीं है, बट मैं आपको समझा देता हूँ रीजन है क्या। अभी रिसेंटली वो फ्लोरिडा शिफ्ट हुए हैं, जहां पर उनको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना है। तो सिंपल सी बात, अगर आप शेयर बेचते हो तो आपको जो भी प्रॉफिट होता है उस पर कोई टैक्स ही नहीं देना। तो उनको लगा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस टाइम पे दुनिया के सेकंड रिचेस्ट बंदे हैं हम, चलो बेच देते हैं और पैसा कमा लेते हैं। यहाँ पे एक और चीज बता दूं, जो ये पहले रहते थे ना सिएटल के अंदर, अगर ये वहीं पे रहते हैं ना, तो इनके डेथ के बाद में $38.8 बिलियन का टैक्स जाता जो कि अब 0 हो जाएगा। अगली खबर ओपन AI की है। तो ओपन AI $86 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर पहुंच गया है। अभी भाई उन्होंने पैसा रेज किया है, कुछ टाइम पहले ही पैसा रेज किया था, अब फिर से करके 86 तक पहुंच गए हैं। थर्ड लार्जेस्ट कंपनी बन गई है स्टार्टअप्स की टर्म में, या फिर हम कहेंगे नॉन लिस्टेड कंपनीज के अंदर। नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, नंबर 3 कौन है, बता दो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ, ऑर्डर आप बताओगे। एक है बाइटडांस जो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है, एक है एलॉन मस्क की स्पेसएक्स, और एक है ओपन AI। अब बताओ इनमें से 1 2 3 कौन है। बाकी मुझे लगता है इस लिस्ट के अंदर सबसे आगे अभी एक कंपनी घुसने वाली है। कहा जा रहा है सॉफ्टबैंक अपनी AI चिप वेंचर के लिए $100 बिलियन का फंड रेज कर सकते हैं। $100 बिलियन अगर वो रेज करेंगे, किस वैल्यूएशन पे करेंगे पता नहीं,
$30 बिलियन तो वो खुद के डाल रहे हैं और $70 बिलियन वो मिडल ईस्ट इन्वेस्टर से लेने वाले हैं। तो क्या ये जो पैसा रेज किया जा रहा है, क्या ये वो जो ओपन एआई के सीईओ ने $7 ट्रिलियन के एम्बिशन प्रोजेक्ट के बारे में बात करी थी, वो वाली बात हो रही है क्या? उसके लिए पैसा रेज किया जा रहा है क्या? बाकी देखते हैं कहाँ तक पहुंचती है इस कंपनी की वैल्यूएशन, क्योंकि मैं तो इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि अगर $100 बिलियन वैल्यूएशन के ऊपर पहला फंड रेज किया जा रहा है, 20% में डिल्यूट करते हैं, तो $500 बिलियन की वैल्यूएशन डे 1 पे हो जाती है। बाकी टाइम बताएगा कितना डिल्यूट हुआ होगा, क्या नहीं होगा। अगर मैं एलॉन मस्क की बात करके चलूं तो वो कहीं ना कहीं सैम ऑल्टमैन से भिड़ने की कोशिश करते रहते हैं, पिछले कुछ टाइम से ये देखा जा रहा है। पहले बोला था कि भाई जब ओपन एआई शुरू किया गया था, ये नॉन प्रॉफिट थी बट बहुत कमर्शलाइज कर दिया गया, दिस इज नॉट राइट। अभी रिसेंटली ओपन एआई ने सोरा निकाला है, जो कि टेक्स्ट टू वीडियो वाला टूल है, जब हमारा टेक्स्ट लिखो और वो वीडियो बन जाती है। तो एलॉन मस्क ने बोला क्या बड़ी चीज कर दी है भाई, हमारा जो फुल सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम है ना, वो पिछले 1 साल से रियल वर्ल्ड वीडियो जनरेशन कर रहा है, जिसमें फिजिक्स विजिक्स सब कुछ देखता है वो। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कर दिया आपने। बाकी अगर आप एआई को सीखना चाहते हैं, हमने जो हमारा एआई का कोर्स था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, उसको यूट्यूब पे कंप्लीटली फ्री कर दिया है। जाओ आप देखो और समझो किस तरीके का, किस क्वालिटी का कोर्स हम बनाते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई इस लेवल का कोर्स मिलेगा। अगर आप पूरा कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग हमसे सीखना चाहते हो तो आप सीख सकते हो। हमने कोशिश करी है, जो हमारा चैट जीपीटी वाला कोर्स था उसका 80% से ज्यादा कंटेंट यूट्यूब पे फ्री में कर दे। अभी के टाइम पे जितना भी बनाया था वो सारा का सारा लाइव कर दिया है। अब जीपीटी के ऊपर मैं जल्दी ही वर्कशॉप करूंगा, तो जिन लोगों ने ले रखा था पैसे देके उनको मिल जाएगा, और जिनकी वैलिडिटी होगी उनको मिल जाएगा लॉजिकली। अगर किसी ने 3 महीने वाला लिया होगा पहले पहले टाइम पे तो उसको नहीं मिलेगा, अगर कोई वैलिडिटी के अंतर्गत आता होगा तो उसको मिल जाएगा। बाकी अगर गूगल के जेमिनी की बात करके चले, जो कि ओपन एआई का कॉम्पिटिटर है, तो भाई एक्सप्लोर करो जितना कर सकते हो। चैट जीपीटी मैंने सिखा दिया है, वही सेम लॉजिक यहाँ पे भी काम करेगी। प्रॉम्प्टिंग एज अ लॉजिक हमेशा सेम रहने वाला है। अगली खबर हमारी गवर्नमेंट की बात करके चलते हैं। फूड सब्सिडी को गवर्नमेंट ने 21,000 करोड़ तक ले गए हैं, पहले 10,000 करोड़ था। अगर हम बात करके चले 2019 के स्टार्टिंग के अंदर 3500 करोड़ था, 3500 करोड़ से 21,000 करोड़ तक ले गए कुछ ही सालों के अंदर। तो बेसिकली ये चीज़ है, ये फार्मर्स की हेल्प करने के लिए है। तो क्या इसका रीजन हो सकता है? फार्मर प्रोटेस्ट अभी इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है कई कई जगहों के ऊपर, उसके लिए इन्होंने ये स्कीम निकाली है क्या? बाकी मुझे नहीं पता कि फार्मर प्रोटेस्ट इस बार क्यों हो रहा है, क्या रीजन है क्या नहीं है। चलो मैं आपको एक फैक्ट के बारे में बताता हूँ। अभी ई कॉमर्स सर्वे किया गया, जहां पर पता लगा कि मर्द जो है वो औरतों से ज्यादा पैसा खर्च करते हैं ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन कुछ खरीदना होता है। एवरेज अगर मेंस की बात करके चले तो 2484 रुपीज खर्च करते हैं, और जो वुमेन्स होती है वो 1830 रुपीज खर्च करती है। फैशन की बात करके चले तो वहां पे वुमेन ज्यादा है, 58% वुमेन है और 47% मेन है। बट अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करके चले तो यहाँ पर मेंस आगे है। और मजे की चीज बताऊं, अगर हम स्पेंड्स की बात करके चले ना, टीयर 1 सिटीज से आगे है टीयर 2 सिटीज। टीयर 1 सिटीज में अगर हम एवरेज स्पेंड की बात करके चले कंज्यूमर की, तो 1119 रुपीज का होता है। टीयर 2 सिटी के अंदर अगर हम बात करके चले तो भाई 1870 रुपीज का है। टीयर 3 के अंदर भी 1448 का है, और टीयर 4 के अंदर तो भाई 2034 रुपए का है। अगर वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चले तो हो सकता है टीयर 1 सिटीज की वॉल्यूम ज्यादा होगी, नंबर ऑफ ऑर्डर की क्वांटिटी ज्यादा होगी, और जो टीयर 4 सिटीज है वो सबसे कम होगी। बट मुझे लगता है कि टीयर 2 टीयर 1 से ज्यादा पीछे नहीं होगा, और हो सकता है आगे भी हो। अगली खबर जापान से है। तो जापान और यूनाइटेड स्टेट्स मिलके वुडन सैटेलाइट लॉन्च करने वाले, लकड़ी की सैटेलाइट, जिससे स्पेस पॉल्यूशन को रोका जाएगा। अभी स्पेस के अंदर बहुत सारी डिब्रीज होती है, बेसिकली जो सैटेलाइट खराब बराब हो जाती है, उसके जो मेटल के पार्ट होते हैं वो स्पेस में घूम रहे हैं, और उसकी वजह से स्पेस पॉल्यूशन हो रहा है। अब लकड़ी होगी तो बायोडिग्रेडेबल होगी और वगैरह वगैरह होगी। अभी मैं टेक्निकल लेवल पर नहीं जा रहा भाई, बड़े बड़े लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे होंगे, नासा वासा सब जुड़े होंगे, तो भाई लकड़ी को तुम स्पेस में ले जाओगे मान लेता हूँ। बट मुझे लगता है जब तक ये चीज स्केल होगी तब तक कुछ स्टार्टअप भी बन चुकी होगी, जो कि स्पेस क्लीनिंग करने का प्रोग्राम चलाएगी। अभी कुछ कुछ स्टार्टअप्स आ गई है जो कि स्पेस से ये कचरे को हटा रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में नंबर ऑफ स्टार्टअप्स भी बढ़ जाएगी। अनटिल अनलेस वुडन सैटेलाइट्स की बहुत बड़ी एडवांटेज है ओवर दूसरी, सस्टेनेबिलिटी को छोड़ के मुझे लगता है कि वुडन उतनी बड़ी सेंस नहीं बनाती। तो मैं यहाँ से आउट हूँ। बाकी मेरे आउट होने से कुछ नहीं होता है, बड़े लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये तो करेगी ही। बाकी अगर हम मार्केट की बात करके चले तो मार्केट का आप हाल देख सकते हैं, कौन रहा था ऊपर कौन रहा था नीचे। बाकी ये लोग हैं हमारे सपोर्टर्स, जिनकी वजह से डेली हम आप तक बिजनेस न्यूज ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, और जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।